Welcome back to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for +1 class and it is a 13 lecture and it is also the last lecture of first chapter. Okay, in this lecture we will discuss about limiting reagent. What do you mean by limiting reagent? ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था कि मोल्स क्या होते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने की डिफरेंट टर्म्स कौन कौन सी थी वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये उसी से ही कनेक्टेड है, मोल्स से ही कनेक्टेड टॉपिक कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट का है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। लिमिटिंग रिएजेंट, सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? जो लिमिटिंग रिएजेंट इसके नाम से ही डिफाइन है, लिमिट, कोई चीज़ जो है वो लिमिट के अंदर प्रेजेंट है और वो क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री के अंदर तो केमिकल रिएक्शन ही पढ़ेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होने चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। तो उसमें से क्या होगा कि अगर दो रिएजेंट प्रेजेंट है तो उसमें से एक लिमिटिंग भी हो सकता है और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाता है। अभी लिमिटिंग वर्ड क्या है? जो लिमिट में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है कि घर में अगर हमें चाय बनानी है, ठीक है, हमें सीखनी है चाय बनानी, तो किसी ने बताया हमें कि 1 कप चाय, हमें 1 कप दूध लेना पड़ेगा और 50 ग्राम जो है वो शुगर लेनी पड़ेगी और टेबल स्पून तो वो जो है चाय पत्ती है वो तो हम अपने अकॉर्डिंग डाल ही सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन जो चाय का जो टेस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मिल्क के ऊपर डिपेंड करता है और शुगर के ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी ने बता दिया कि अगर 1 पर्सन की चाय बनानी है तो उसके लिए 1 कप क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, दूध चाहिए और 50 ग्राम क्या चाहिए, उसके लिए शुगर चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अगर 1 कप तो हमें क्या चाहिए, मिल्क, ठीक है, और उसमें क्या चाहिए 50 ग्राम, हमें क्या चाहिए उसके अंदर 50 ग्राम हमें क्या चाहिए, शुगर। ठीक है, और जो टी है वो हमें मतलब उसके अपने अंदाजे से डाल देंगे। अभी कहता है कि अगर 1 कप मिल्क होगा, 50 ग्राम शुगर होगी, तो हमारे पास जो चाय बनेगी वो किसके लिए बनेगी, 1 पर्सन के लिए बनेगी। किसके लिए बनेगी, 1 पर्सन के लिए। लेकिन हम चाय बनाने चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो मिल्क है वो तो कितना प्रेजेंट है, 1 कप। ठीक है, मिल्क तो कितना प्रेजेंट है, 1 कप, लेकिन जो शुगर प्रेजेंट है वो कितनी है, 100 ग्राम है। ठीक है, और ये है ही, तो क्या इससे हम 2 पर्सन की चाय बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, वो बनेगी कितने की, 1 की ही बनेगी। बेशक से जो चीनी है उसका अमाउंट ज़्यादा कर दो आप, ऐसा तो नहीं है कि भैया अगर 1 कप मिल्क हमने हमारे पास है तो वो कितने के लिए सेटिस्फाइड होगा, मतलब कितनों के लिए बना सकते हैं हम, 2 आदमियों के लिए बना सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बेशक से शुगर का अमाउंट ज़्यादा है लेकिन तो ज़्यादा चीनी तो नहीं डाल सकते ना उसके अंदर, शुगर तो नहीं डाल सकते। तो इसमें क्या हुआ कि ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट कंबाइन होकर मतलब कि क्या बना रहे थे, 1 कप चाय बना रहे थे 1 पर्सन के लिए। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि दूध तो हमारे पास 1 कप है लेकिन जो चीनी है वो कैसी है, ज़्यादा है, तो किसी ने पूछा कि क्या आप इससे 2 कप चाय बना सकते हो? नहीं बना सकते बेटा। तो इसमें क्या हुआ कि ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग कौन हुआ, मतलब कि जो चीज़ बनेगी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड किया, इसके ऊपर डिपेंड किया ना, 1 कप मिल्क के ऊपर। अगर 1 कप मिल्क है तो 1 पर्सन की ही चाय बनेगी। अगर यहाँ पर 2 कप होते तो ये लिमिटिंग में नहीं आता, फिर किस में आ जाता है, एक्सेस में आ जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ मतलब पूरी कंज्यूम हो जाती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, पूरी चीज़ जो रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट ही बताता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना होगा। ओके, तो इससे ये सो सिंपल बात थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर या सिंपल जो है हम कैसे समझ सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। ओके, अब देखो उसकी डेफिनेशन क्या है, द रिएक्टेंट, मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा किसके लिए यूज़ होगा, रिएक्टेंट्स के लिए यूज़ होगा, और रिएक्टेंट एक नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट का फाउंडेशन कर सकते हैं। अब आता है द रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम, जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, जब वो रिएक्शन कंप्लीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने लिमिटिंग रिएजेंट को LR से शो किया है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को किससे शो किया गया है, LR से शो किया गया है। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, वो रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होंगे तो उनमें से एक रिएक्टेंट क्या होगा, जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद, और जो कुछ है वो रह जाता है, जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट बोल सकते हैं। तो ये क्या है, द रिएक्टेंट, क्या डेफिनेशन इसकी बनेगी, द रिएक्टेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन अ रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, जब एक रिएक्शन कंप्लीट होती है उस टाइम पे जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली जो कंज्यूम हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा, वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। और उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है क्या, प्रोडक्ट का अमाउंट, कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, सिंपल सा टॉपिक है ये।
इसमें क्या है फिर आगे न्यूमेरिकल दे रखा है एक, तो सिंपल सा एग्जांपल है कि 2A मान लिया जाए कि कोई भी सिंपल रिएक्शन है, A प्लस बी कंबाइन कर रहे हैं, C प्लस D का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि जब आप लिमिटिंग रिएजेंट का फाउंडेशन करेंगे, मतलब फाइंड आउट करेंगे जब आप लिमिटिंग रिएजेंट को, तो आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन हमेशा कौन सी लेनी है आपको? बैलेंस्ड इक्वेशन लेनी है। बैलेंस्ड इक्वेशन लेंगे उसके बाद ही हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट भी कर सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट का अमाउंट भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल जाएगा, वैसे तो कोई भी रिएक्शन पर्टिकुलर देखने से पता नहीं चलेगा कि भाई हाँ इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे पता चलता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। सबसे पहले तो रिएक्शन के अंदर हमें यही देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तो वो कितना प्रेजेंट है और कौन सा है। दो रिएक्टेंट होंगे, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे, तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तो कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद अगर कोई पूछ लेगी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाना है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट बन रहा है जो, वो कितने अमाउंट में बनेगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हम बता सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना होगा। क्लियर हो गई बात। अब चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, फर्स्ट ये फर्स्ट एग्जांपल है 2A + 3B गिव्स आउट टू 4C + में 5D। ये बैलेंस करके दे रखी है आपको, कितने भी मोल्स हैं इसकी जो है वो बैलेंस करके दे रखी है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये जो आगे लिखे हुए होते हैं ये क्या कहलाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, जो भी नंबर आगे लिखा हुआ होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगी इसमें थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट कर लिया तो इसी को कंप्लीट करते हैं। ये कहता है कि इसके अंदर आपको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और क्या है उसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा। ठीक है, जबकि तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, किस किस के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, किसके ए का भी दे रखा है और नंबर ऑफ मोल्स किसके दे रखे हैं, बी के भी दे रखे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि भाई जो सी है, सी प्रोडक्ट जो है वो कितना बनेगा। ओके, तो इसके लिए स्टेप्स में हम रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि सबसे पहले तो हमें यही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम स्टेप में करेंगे इसको। तो स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम क्या है, फाइंड आउट, सॉरी पहले तो ये देखेंगे कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है इज प्रेजेंट और नॉट, इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, कि वो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो प्रेजेंट है या नहीं भी है किसके अंदर, कोई भी गिवन रिएक्शन के अंदर। ओके, तो देखो ये वाली रिएक्शन है, इसके अंदर मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, चलो यहीं से आ जाएगा 2A + 3B 4C + में 5D। तो इसका स्टेप फर्स्ट जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास रिएक्टेंट है उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो आपको चेक करना है उनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो से। अगर दोनों सेम आते हैं, अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर वो वैल्यू डिफरेंट आती है तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर प्रेजेंट है लिमिटिंग रिएजेंट, इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई ना कोई तो होगा। ठीक है, तो फिर वो कौन सा है वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला स्टेप कौन सा है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट और नॉट। तो हमें क्या करना है, आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका रेशियो देखना है। अगर वो रेशियो सेम आता है तो इसका मतलब वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं होगा उसके अंदर। अगर वो डिफरेंट आता है तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखेंगे तो आप लिखो पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B किसके बराबर होना चाहिए, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, इस साइड और इस साइड वाली जो चीज़ है अगर वो इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब प्रेजेंट होंगी। तो अब देखेंगे आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, A का कितना है 2। अभी मैं बता चुकी हूँ कि जो इसके आगे नंबर लगे हुए होते हैं किसी भी केमिकल, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के आगे जो लगे हुए होते हैं नंबर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A कितना है 2। ठीक है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B ये कितना है 3 है। और इधर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो क्या है, Na के नंबर ऑफ मोल्स मतलब Na कितना दे रखा है 10 और Nb कितना दे रखा है 50 दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/5। तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर 2/3 = 1/5, ये दोनों रेशियो इक्वल तो नहीं है।
नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो हियर लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, इज प्रेजेंट। समझ में आई बात? फिर से सुन लो कि अगर कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन गिवन है, कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है, उसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो कौन सा है, और किसी भी प्रोडक्ट का वेट या मास कैलकुलेट करके दिखाओ। तो सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसको जांचने के लिए, उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, उनके बराबर, अगर वो बराबर आएगा तो इसका मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है उसमें, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए वो। अगर वो बराबर आ जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर आ जाती तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। लेकिन ये दोनों वैल्यू इक्वल थोड़ी ना है, ये कितना है 2/3 और ये कितना है 1/5 है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, अब देखते हैं सेकंड स्टेप। यहाँ पर तो हमने क्या पता लगा लिया कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है कि उसको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि हर एक रिएक्टेंट के, क्योंकि 2 रिएक्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मैं फिर से लिख देती हूँ 10 है और बी के कितने हैं 50 हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या रहेगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्टेप 2 में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स को जो है आपको रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है, कोफिशिएंट का, किसके लिए, दोनों रिएक्टेंट के लिए। ओके, तो रिएक्शन हमारे पास क्या थी, मैंने रब भी कर दी, 2A + 3B थी आई थिंक, ठीक है, और वो क्या दे रही थी 4C + में 5B, ये वाली रिएक्शन थी। ओके, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, पहले इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो देखना है दोनों के लिए। तो मोल्स तो ए के कितने हैं, यहाँ पर क्या देखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। मैं इसको स्मॉल में लिख रही हूँ शॉर्टकट में, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब इसको अलग से निकालना है आपने, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। ठीक है, फिर यहाँ से हम वैल्यू देख लेंगे किसकी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगा हमारे पास, जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या होगा हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ओके, ये कितना है 50 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी वो कितना है 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वो कितने हैं 10, और इधर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका 2, तो ये कितने आ गए 5। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 16 × 48 16 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट समझ आया कौन सा है, ए है, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी आई है, कम। इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, 2A। ठीक है, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, 2A है। अब क्या करोगे आप, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, 4C के फाइंड आउट करने हैं। ये हम अगले उसके अंदर सीख लेंगे, लेकिन आपको यहाँ तक पता होना चाहिए कि जो कैलकुलेट करना था हमें, वो तो क्या क्या कैलकुलेट करना था कि सबसे पहले तो यही पता लगाना था कि लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। ठीक है, सेकंड हमें क्या पता लगाना था कि अगर है तो वो कौन सा है, वो भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और जो थर्ड चीज़ है कि भाई प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर सीख लेंगे, क्योंकि यहाँ से रब करूँगी तो ये रब हो जाएगा। ओके, तो आप ध्यान दें कि पहला स्टेप कौन सा आएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट, मतलब कि उसको पता लगाना कि प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसका कैसे पता लगाएंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स के, तो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं होगा। अगर वो बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है। हमने रेशियो निकाला, वो बराबर नहीं आया, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट है तो है कौन सा, ठीक है, तो फिर रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भी फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा कि जितने भी आपके पास रिएक्टेंट दे रखे हैं, 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट का रेशियो निकालो। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। ठीक है, ये रिएक्टेंट के लिए हो गया, एक रिएक्टेंट के लिए हो गया, दूसरे रिएक्टेंट के लिए ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा आती है वो तो अलग ही हो जाएगा, वो तो एक्सेस में हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू कम है वही तो लिमिटिंग है, उसी का ही तो लिमिट निकालना है आपको। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा
अब आगे आता है हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल है, देखेंगे आप ध्यान से। कौन सा न्यूमेरिकल है? 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia। समझ में आई बात कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपस में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, और सेकंड क्या कैलकुलेट करना है कि लिमिटिंग एजेंट का फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही रहता है कि लिमिटिंग एजेंट को फाइंड आउट करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो है तो कौन सा है। और रिएक्शन तुम्हारे पास नहीं गिवन है, रिएक्शन हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? इसने बोला है क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपस में कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहले तो रिएक्शन लिख लो कि नाइट्रोजन जो है और हाइड्रोजन है वो कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास रिएक्शन कैसे होनी चाहिए? बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। तो इसको बैलेंस करेंगे आप तो कितना आएगा? अमोनिया कितना बन रहा है? NH3 बन रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, तो यहाँ पर कितना कर देंगे? 3। ठीक है, तो और जिसके आगे कुछ नहीं होता उसको हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, हाइड्रोजन का कितना है? 3, और अमोनिया का कितना है? 2 है। तो ये क्या है? इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब क्या पता लगाना है बेटा कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो फिर से वही चीज़ कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो देखना है हमें किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो क्या हो सकते हैं? दोनों रिएक्टेंट में से ही कोई ना कोई हो सकता है, प्रोडक्ट तो हमारे पास अलग ही है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, अगर वो इक्वल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? तो ये तो आपको चीज़ दिख रही है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन N2 वो कितना है? 1 है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन वो भी आपको दिख रहा है, वो कितना है? 3 है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। उसके केस में उसने क्या दे रखा है? मास दे रखा है। हमें कैलकुलेट क्या करने हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है? 50 kg। किस में दे रखा है? केजी में। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? ग्राम के अंदर। ओके, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, सॉरी 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 ग्राम में कन्वर्ट हो गया ये। और इसका मोलर मास या एटॉमिक मोलर मास निकालेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, मोलर मास निकालेंगे तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन पे 14, तो 2 पे कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1.6। 28 दूनी 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, 28 एकम 28 और 2 4 में से 2 गए 2 फिर 0। ठीक है, तो 1.6 समथिंग आएगी। ओके, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। ओके, अब आता है किसके लिए? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें हाइड्रोजन के। अगर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो फिर से वही चीज़, गिवन मास ऑफ द हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन। अब देखो क्या कि गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का? 10 kg। ये भी kg में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम के अंदर। ओके, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, कितने ग्राम हो गए? मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसका मोलर मास, हाइड्रोजन का कितना मोलर मास? 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 × 10 की पावर 3। कितना आ गया ये? 5 × 10 की पावर 3। ओके, नीचे ये कितना है? नाइट्रोजन का हो जाएगा नंबर, मोलर मास कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का? 28। तो इससे कैंसिल आउट हो गए, 1.6 × 10 की पावर 3 हो गया। और हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? 5 × 10 की पावर 3। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट, सॉरी नाइट्रोजन के लिए क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, एक मिनट बेटा, देखो नाइट्रोजन के लिए अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? गिवन मास 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। ओके, और नाइट्रोजन का जो मोलर मास होगा वो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन के केस में जो है हाइड्रोजन के केस में क्या आएगा बेटा? हाइड्रोजन के केस में क्या रहेगा कि जो इसका गिवन मास है केजी के अंदर गिवन है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 10 × 10 की पावर 3। ठीक है, और डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? 2। तो 5 × 10 की पावर 3,
5 इंटू 10 की पावर 3। ओके, तो अब यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट की फॉर्म में आएगा वो कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। ओके, अब इसमें कहता है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको हमें फाइंड आउट करना है, इनका रेशो देखना है। एक बार इनका रेशो देखो आप, इनका रेशो अगर हम देखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, इसका रेशो ये कितना आएगा हमारे पास, फाइंड रिएक्शन 1 डिवाइडेड बाय, और ये कितना है, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करो आप, 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर 3। तो जब इनका रेशो निकालोगे तो वो बराबर नहीं आएगा। ओके, ये 5 जो है वो 5 3 0.3 इसके आसपास आ जाएगा। ओके, तो ये इनका रेशो इक्वल नहीं है, इनका रेशो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। लिमिटिंग तो की रेशो कैसा आया है, इक्वल नहीं आया है, तो इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। फिर इससे हम नहीं पता लगा सकते कि भाई यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है तो कौन सा है। यहाँ से तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि भाई जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना वो प्रेजेंट है, क्योंकि ये दोनों जो रेशो हैं, इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल नहीं आ रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे सेकेंड स्टेप कौन सा आएगा, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि जितने भी आपको रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है, रिएक्टेंट जो गिवन है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हमें डिवाइड करना है किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, नाइट्रोजन के कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर रखे हैं 1.6। पहले यहाँ लिख लो आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पर और दूसरे किसका कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसको देखेंगे आप, पहले ये देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो वो कितने आ रहे हैं 1.6 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन का वो कितना है, 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने कैलकुलेट किए हैं आपने, 5 इंटू 10 की पावर 3, 5 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 जा 3, 3 एकम 3 2, 3 6 18, ये भी 1.7 आना चाहिए फिर यहाँ पे। ठीक है, ये कितना आएगा 1.7, कितना आएगा 1.7। ठीक है, इसको अच्छे से सोल्व करके देखेंगे तो 7 पे ही जाएगा वो, 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। ओके, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि जो इसका रेशियो जो आया है, किसका, नाइट्रोजन का जो रेशियो आया है वो कितना, उसकी वैल्यू कितनी आई है 1.7 इंटू 10 की पावर 3। ओके, और हाइड्रोजन के केस में कितनी वैल्यू आई है 1.6 इंटू 10 की पावर 3। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आपके पास होता है लिमिटेड अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है, जो लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट। जो मतलब कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, हाइड्रोजन, ये क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब लिमिटिंग रिएजेंट तो आ गया आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट का पता भी चल गया, वो कौन होगा, हाइड्रोजन। आप फिर से ध्यान रखेंगे, इधर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमें यहाँ पता नहीं लगता, यहाँ पे तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने इनका रेशियो देखा था, रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो प्रेजेंट है, क्योंकि इक्वल आने से लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। जब ये रेशियो इक्वल नहीं है, जब यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। और वो कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट, उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी रिएक्टेंट हमारे पास गिवन है उनके नंबर ऑफ मोल्स को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देखना है। तो 2 है हमारे पास रिएक्टेंट, तो एक नाइट्रोजन के लिए देख लिया और एक हाइड्रोजन के लिए देख लिया। तो इनमें ये देखेंगे कि भी डिवाइड करने के बाद मतलब ये जो वैल्यू फाइंड आउट होती है हमारे पास, वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू छोटी होती है वही क्या होती है, लिमिटिंग रिएजेंट होती है। और जब इस वैल्यू को सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा 1.7 इंटू 10 की पावर 3, और जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 3 आएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। ओके, अब ये क्या कहता है, ये तो पता चल गया ना कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इसके अंदर कौन सा हुआ, हाइड्रोजन हुआ। अब आगे कहता है कि कैलकुलेट द NH3 फॉर्म, अमोनिया जो है वो कितना बना। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, अमोनिया का फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कि प्रोडक्ट का फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है, मतलब कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसी का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेना है, उसी के नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब अमोनिया डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द अमोनिया, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो स्टेप 3 मैं यहीं लिख देती हूँ छोटा छोटा। स्टेप 3 के अंदर हमें क्या करना है, फाइंड NH3, मतलब कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाना है, मतलब प्रोडक्ट का फाइंड आउट करना है। ओके, कितने नंबर ऑफ मोल्स उसके बनेंगे, या फिर क्या पूछा हुआ है NH3, मतलब ग्राम में अमाउंट पूछ रखा है इसका, मतलब मास निकालना है। लेकिन पहले अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जो रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट जो है हमारे पास, उसका रेशो लेंगे और फिर हम इसका रेशो लेंगे और उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब ही कर देती हूँ क्योंकि अब तो इसका कोई यूज़ नहीं रहा। अमोनिया जो फॉर्म्ड है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट हो गया यहाँ तक। ठीक है, और 50 ग्राम ही था नाइट्रोजन, और ग्राम में इसको पता लगाना है। अब देखो बेटा, अमोनिया का पहले हम मोल्स में पता लगाते हैं कि अमोनिया कितना बनेगा। वो कैसे पता लगाएंगे कि जो भी आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट आया है उसके नंबर ऑफ मोल्स ले लो, लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, और उसको करना है, मतलब किसको डिवाइड करना है, किससे, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, उसी से हाइड्रोजन का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेना है, और इज इक्वल टू किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिसका तुम्हें फाइंड आउट करना है, किसका, अमोनिया का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया ले लिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया, ये क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। सोल्व करो बेटा, अब इनको एक एक करके हम सोल्व करेंगे। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, 5 × 10⁻3। ठीक है, और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन वो कितना आया है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 3। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी आएगी, 1.6 × 10⁻3 हो गई। ठीक है, 1.6 × 10⁻3। अब किसके लिए कैलकुलेट कर देंगे, इसके लिए। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। तो क्या बनेगा, ये अमोनिया के लिए क्या बनेगा, नाइट्रोजन जो अमोनिया दे रखी है उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, इसको NH3 एज इट इज रखेंगे, और डिवाइडेड बाय इसका क्या आ जाएगा, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो कितना दे रखा है, 2। समझेंगे बेटा आप। ठीक है, कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया लेना है डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया लेना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो हमें कैलकुलेट करनी है, इसी का ही सहारा लेकर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मास तो कैलकुलेट करेंगे ना। अगर नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं तो मास भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 2, और वो वैल्यू किसके बराबर हो चुकी है, 1.6 × 10⁻3 हो गई। ठीक है, अब क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आसानी से, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके थे कि इसको कैलकुलेट किया तो 1.6 × 10⁻3 हो गया था। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई थी, 1.6 × 10⁻3, और ये हमें कैलकुलेट करनी है। डिवाइडेड बाय 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, 2 था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकालो एक बार, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकालेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1.6 × 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, 3.2 × 10⁻3 हो गया। क्लियर होगी ये बात, 3.2 × 10⁻3। ओके, अब क्या करना है बेटा, अब आपको ये क्या है, आपके पास मोल्स आए हैं, क्या आए हैं ये, मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ चुके हैं आपके पास, 3.2 × 10⁻3, लेकिन आपको क्या चाहिए, मास चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन का मास न्यूमेरिकल के अंदर यही गिवन था, मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ अमोनिया कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, W इज इक्वल टू N कैपिटल M। तो W इज इक्वल टू N कितने आए हैं, 3.2 × 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय जो यहाँ पर है मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो आप, नाइट्रोजन और इसका हाइड्रोजन का, तो 14 होता है किसका, नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 3, तो कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, W की, तो मास आ जाएगा किसका, अमोनिया का। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, तो ये था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वैसे तो। क्या था कि नाइट्रोजन का अमाउंट दे रखा था आपको 50 किलोग्राम,
और हाइड्रोजन का दे रखा था 10 kg दे रखा था, और उसे क्या बना रहे थे हम, अमोनिया बना रहे थे। फिर उसके अंदर हमने पता लगाया कि लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, और उसके बाद हमने पता लगाया कि भी जो अमोनिया है उसका मास कितना आएगा। ओके, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले थे, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कि मैं फिर से डिक्टेट कर देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ कि अगर आपको किसी भी गिवन रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का फाइंड आउट करना है, मतलब कि ये पता लगाना है कि उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी 2 रिएक्टेंट आपको गिवन है, 2 या 3 रिएक्टेंट गिवन है, तो रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनका रेशो अगर बराबर नहीं आता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। अगर वो रेशो बराबर आ गया, दोनों चीज़ें बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं होता है। फिर ये तो पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है, लेकिन अब है कौन सा, ठीक है, फाइंड आउट करना है हमें। तो क्या करना है कि जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनका तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स लेना है और उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके देखना है। फिर दूसरे का लेना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके देखना है। तो जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो तो एक्सेस में हो जाएगा, ठीक है, और जिसकी वैल्यू कम आती है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। हो गया फाइंड आउट। उसके बाद हमें ये देखना है कि भाई अगर कोई भी प्रोडक्ट पूछा हुआ है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है उसका फिर से रेशो लेना है। किसका रेशो लोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इधर किसका रेशो ले लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जो जिसको हमें कैलकुलेट करना है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो उनकी जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, अगर मोल्स में पूछा हो तो वही वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अगर उसने किस में पूछा हुआ है, वेट में पूछा हुआ है, ग्राम में पूछा हुआ है, तो हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। और गिवन मास अगर कैलकुलेट करवाना है, पूछ रखा है उसने, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M, मतलब कि क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम किसके ऊपर, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लास्ट टॉपिक है ये। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसके आगे जो नंबर्स लगे हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, लेकिन जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमें पता है कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तो वो कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करती है। हम पढ़ चुके हैं ना कंजर्वेशन ऑफ लॉ, इसको वो क्या करती है, फॉलो करती है। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कि जो मास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, अभी अमोनिया का एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे, उसी का ही लेते हैं। तो टॉपिक क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो क्या लिख सकते हो, द नंबर विच आर प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनके आगे जो नंबर लगा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको आप जब आप बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। तो अब ये जो 2 है और जिसके आगे कुछ भी नहीं होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्या बताते हैं, 1। ये 1 है और यहाँ पर 2 है, ये क्या है, फर्दर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है ये, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। इसी प्रकार अमोनिया के केस में भी होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया का। ओके, अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे, इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो फिर से ये चीज़, ये 1, ये 3 और ये 2, ये फिर से क्या हो गया तुम्हारे पास, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या होगा ये, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब बेटा इनका यूज़ कहाँ होता है, इनका यूज़ होता है मोल कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम देखेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए देखेंगे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि जो 1 मोल था वो इतने तो सब्सटेंसेस के बराबर था, मतलब इतनी चीज़ों के बराबर था। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, एवोगाड्रो नंबर और 22.4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके 22.4 लीटर ऑफ द गैस एडमिट STP। ओके, अब देखते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो हम अलग अलग टर्म्स में देखेंगे। ओके, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। जैसे क्या आपके पास रिएक्शन
नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके में हमें देखना है, सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोल, मोल की टर्म में, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसको एब्रिविएट करेंगे और अच्छे से लिख लेते हैं मैं ब्रॉडली करके इसको। समझ में आ रही है बात। तो अब देखो ये यहाँ पर अगर मोल्स के केस में पढ़ेंगे हम, तो ये 1 3 2 एक्चुअल में ये भी क्या है, मोल से ही है कि 1 मोल नाइट्रोजन का कंबाइन कर रहा है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो तुम्हारे पास 2 मोल किसके आ रहे हैं, अमोनिया के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मोल के केस में कैसे लिख सकती हूँ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी बेटा ये सारी चीज़ें, हाइड्रोजन टू गेट 2 मोल ऑफ अमोनिया। हो गया, यहाँ तो मोल के केस में हो गया। उसके बाद आता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, ओके। इसके मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसके क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। थर्ड कौन सी होगी, थर्ड कौन सा होगा, इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। मास के केस में, ओके, मास के केस में ग्राम में होना चाहिए वो मास। तो हम देख लेंगे मास मतलब कि इनका जो मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और 2 नाइट्रोजन है तो उसके लिए कितना हो जाएगा 28, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस 3 हाइड्रोजन, मतलब कि एक हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितनी है 6, तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ओके। ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, 36 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। सॉरी 36 नहीं, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। और वो भी कैसे देखोगे आप, यहाँ पर जो मैं ट्रिक वो लगाऊंगी, कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि मास के केस में देख रहे हो ना, तुम इन दोनों को कंबाइन करके देखो, जोड़ के देखो, 28 प्लस में 6 वो भी किसके बराबर आएगा, 34 के बराबर आएगा। और आप इसका मोलर मास निकाल लो, वो भी कितना आएगा, 34 ही आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का कितना होगा 14, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 14 प्लस 3 इजिकल टू 17, 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 इजिकल टू 34, ओके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास के केस में। वैसे आप सिंपल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है हर एक केमिकल इक्वेशन के ऊपर, कि जो भी केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट का जो मास होता है वो बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट के मास के, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़ के भी देखोगे तो कितना आ जाएगा 34, और वैसे भी अगर आप इसका मास निकालोगे तो कितना आएगा 34 ग्राम ही आएगा, ओके। नेक्स्ट कौन सी टर्म रह गई यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि 1 मोल किसके बराबर था, 22.4 लीटर के बराबर भी था ना, आप ये पढ़ चुके हो कि जो 1 मोल होता है वो किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर ऑफ गैस, एनी गैस एट एसटीपी। और आप देख रहे हैं ये तीनों की तीनों गैसेज हैं, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी गैस है, ठीक है। तो इनका जो 1 मोल है वो किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर के बराबर होगा, 22.4 लीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 1 मोल है नाइट्रोजन का, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि इसके मोल्स कितने हैं 3 है, ऑफ हाइड्रोजन, लीटर ऑफ हाइड्रोजन। और ये कितना हो जाएगा 2 मोल ऑफ अमोनिया है ना, तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 लीटर ऑफ NaCl, ठीक है। यही टेबल आपको याद करनी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से भी और वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसमें इक्वेशन को बैलेंस करके आप उसको किस किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो बहुत सारी टर्म्स हैं, 4 टर्म हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। इन टर्म्स ऑफ मोल, मोल के केस में हमें पता है कि 1 मोल जो ये चीज़ें होती हैं, उसके बाद मोल क्वांटिटी कि 1 मोल जो होता है उसके 1 मोलिक्यूल के बराबर ही होगा, ठीक है। 3 इसमें कितना हो जाएगा, 3 मोलिक्यूल हो जाएगा, उसके 2 मोल्स हैं तो 2 मोलिक्यूल के बराबर हो जाएगा। अब बात आती है इन टर्म्स ऑफ मास, मास के केस में इनका जो मोलर मास होता है उसके अकॉर्डिंग 1 मोल मतलब कि इसके मोलिकुलर मास के बाद 3 मोल मतलब कि इसके 3 × में मोलिकुलर मास, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लोगे आप। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के केस में हम पढ़ चुके हैं कि जो 1 मोल होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, ओके। तो 3 मोल होगा तो 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इतने हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, अमोनिया के बराबर हो जाता है, ओके। तो ये आपने लिख ली होगी, नोट डाउन कर ली होगी। अब मैं इसके बेस पे तो न्यूमेरिकल करा देती हूँ आपको। न्यूमेरिकल देखो इस बेस पे, ठीक है। नोट डाउन नहीं किया तो अब देख लो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं दोनों, आप ध्यान से देखेंगे। हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस, लिखो क्या है ये कह रहा है न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये, एनसीईआरटी की है ये। इसमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस कितना, 8.2 मोल ऑफ अमोनिया, कितना प्रोड्यूस 8.2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है, 8.2 मोल ऑफ अमोनिया। सुनो पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने मोल्स चाहिए क्या करने के लिए, 8.2 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए, रिएक्शन क्या हो रही है और उसकी इक्वेशन को हमें कैसे लिखना है। तो रिएक्शन क्या होगी, अमोनिया किससे बनेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ही बनेगी, जबकि नाइट्रोजन के इसने मोल्स दे रखे हैं और हाइड्रोजन को हमें कैलकुलेट करनी है, वो तो हमें जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप रिएक्शन इक्वेशन लिखेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वैसे रिएक्शन है ये, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपस में कंबाइन कर रहे हैं, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो अमोनिया का, ठीक है। इसको बैलेंस करना जरूरी है बेटा, ध्यान रखेंगे हमेशा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है या लिमिटिंग रिएजेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद ही आप सोल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद ही आएंगे वो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो सीधा सही दिख तो रहा है, ये लिखा भी हुआ है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 2 मोल ऑफ अमोनिया। लेकिन जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, बराबर कर देती हूँ इसको। अब देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 2 मोल ऑफ अमोनिया। पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल ऑफ अमोनिया। देखो इसका कितना है, 1 मोल है, ठीक है। मोल के केस में ही चल रहा है तो मोल के केस में ही लेंगे इसके कितने मोल हैं, 3 मोल, और इसके कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो कि 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर तुमने 8.2 मोल ले लिया अमोनिया का तो कितनी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इसका मीनिंग यही हुआ ना कि अगर अमोनिया आपके पास बन गया कितना, 8.2 मोल, अगर आपके पास अमोनिया बन गया 8.2 मोल तो आपको कितने नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो अब देखो कि 2 मोल अमोनिया से कितने नाइट्रोजन बन रहे थे, कितने नाइट्रोजन के कितने मोल बन रहे थे, 1 मोल। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा, फ्रॉम 2 मोल ऑफ अमोनिया, फ्रॉम 2 मोल ऑफ अमोनिया वी गेट नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल। नाइट्रोजन का कितना मिलेगा, 1 मोल। तो 1 मोल में निकालेंगे पहले, 1 मोल से कितना हो जाएगा, 1/2। कैलकुलेट कितने में करना है, 8.2 में, 8.2 है ना यहाँ पर, 8.2 ऑफ अमोनिया में। तो 8.2 ऑफ मोल ऑफ अमोनिया में कितना बन जाएगा, 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 8.2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 4.1, ठीक है। कितना अमाउंट चाहिए इसका, 4.1, ठीक है, 4.1 मोल इसके केस में पूछा हुआ था और मोल के केस में पूछा हुआ था। हो गया यहाँ पे न्यूमेरिकल कंप्लीट, ओके। सेकंड न्यूमेरिकल और देख लो एक आप, एक और न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें ये कह रहा है क्या, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम produced by
combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। समझो पहले ये क्या कह रहे हैं, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है वाटर का ग्राम में जो प्रोड्यूस होता है, वाटर जो प्रोड्यूस होता है बाय कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन कंपाउंड का जलना। किसका कंबशन हो रहा है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन का। तो इसका मतलब ये तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई हमें किस टर्म में लेना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें किस टर्म में लेने हैं, मास की टर्म में लेने हैं। तो उससे पहले आपको केमिकल इक्वेशन भी तो प्रिपेयर करनी पड़ेगी ना। रिएक्शन क्या हो रही है कि मीथेन है उसका कंबशन हो रहा है। मीथेन का कंबशन होने का मतलब क्या है, CH4 + O2, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, CO2 बनाएगा और क्या बनाएगा, तुम्हारे पास वाटर बनाएगा। तो इस रिएक्शन को लिखते हैं, पहले इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, क्या कि जो CH4 है वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है वो क्या बनाएगा, CO2 प्लस में H2, ठीक है, CO2 प्लस H2O, ओके, CO2 प्लस H2O। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, क्योंकि 2 × 4 हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, हो गया ये। तो यहाँ पर मोल के केस में अगर कोई पूछे तो मोल भी बता सकते हो आप कि CH4 का कितना मोल, 1 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल और वाटर के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, ठीक है। लेकिन हमें किस टर्म में निकालना है, मास की टर्म में निकालना है। तो मास देखो आप, CH4 का मोलर मास कितना होएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ गया, 16, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, 16, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन हो कितने गए, 4, तो 64 हो गया, ये ग्राम लिख दें यहाँ पे, ठीक है। CO2 कितना होगा, 44 ग्राम होगा और वाटर के लिए 36 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर कितना होता है 18 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 36 ग्राम। इसने क्या पूछा है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन के कंबस्शन से वाटर कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा। तो आप देख सकते हो कि 16 ग्राम मीथेन का जब कंबस्शन होता है तो जो वाटर है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, 36 ग्राम, डायरेक्ट आंसर है ये, ठीक है, कि 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से तो बेटा 36 ग्राम ही बनेगा, ओके। और ये पूछ ले कि 8 ग्राम कंबशन से, 8 ग्राम जब मीथेन है उसका जब कंबशन होगा तो वाटर कितना बनेगा, तो 8 हाफ हो गया इसका, ये तो उसका भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये आसानी से इसको कर सकते हो। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर पूछे जाते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी अलग से वीडियो होगी 1.5 आवर की, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कब अपलोड करेंगे। तो तब तक आप ये समझिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको समझिए कंसेप्ट को अच्छे से, और जहाँ भी कोई क्वेरी लगती है, आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए इनको याद करना, पढ़ना और बार बार लिख के देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने याद छोड़ दिया तो फिर ध्यान नहीं रहेगा। लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसी के साथ ही अपना चैप्टर ये फिनिश होता है, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो अपना ये होगा चैप्टर होगा वो, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।